नमस्कार, जिंदा एकेडमी के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। आज ये स्टैटिस्टिक्स का जो ये बैच चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 20वां है। इससे जो 19 लेक्चर जो पहले हो चुके हैं उन लेक्चरों के अंदर हमने 2 यूनिट आपके सिलेबस के कंप्लीट कर लिए। इसमें से पहले आपके पास डाटा कलेक्शन, सेंट्रल टेंडेंसी, मोमेंट और स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस, ये आपके पास पहली यूनिट के अंदर था। दूसरी यूनिट के अंदर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन था। आज जो ये जो लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर हम जो नया लेक्चर है वो है टाइम सीरीज। अब यहाँ पर जो आज से जो ये स्टार्ट हो रहे हैं वहां पर अब मैथ वालों का मतलब मैथ वालों का पढ़ा हुआ बिल्कुल भी नहीं है। यदि मैथ वाला जिसने एमएससी किया वो अब एएसओ की तैयारी कर रहा है उसके लिए यहाँ से अब नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। बाकी जो 19 लेक्चर दिए थे वहां पर मैथ वाला मतलब बाजी मार लेगा क्योंकि उसको जल्दी से जल्दी समझ में आ रहा था। सब कुछ सब कुछ हो रहा था, पर अब यहाँ पर मैथ वाला थोड़ा बहुत मतलब सशक्त है या असमंजस के अंदर है कि भाई मैं करूँ क्या। कि मैंने स्टेटिस्टिक आईएएस की तैयारी तो कर दी, फिर अब इसका मतलब कंटेंट कहाँ से मिलेगा, तो ये कंटेंट यहीं से मिलेगा, इस जिंदा अकेडमी से ही। और मेरा मानना यही है कि इन नोट्सों को आप अपने नोट्स बनाओ, जो भी कॉपी है नोटबुक है उसके अंदर लिखो और उसी को बार बार पढ़ो। जितना नोट्स दे रहा हूँ उतना आपके लिए पर्याप्त है। ये मैथ वाले हो गए। इकोनॉमिक और जो कॉमर्स वाले थे वो बंदे मतलब कहीं ना कहीं मतलब टाइम सीरीज पढ़ी होगी स्टेटिस्टिक के अंदर, और नहीं पढ़ी है तो उनके लिए भी ये नया ही टॉपिक है। पढ़ी है तो सबसे बेस्ट है। तो चलिए मैं बिना किसी देरी के मतलब इस टॉपिक को शुरू कर देता हूँ। और ये टॉपिक आज का ये लेक्चर जो थोड़ा है बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि ये जो टाइम सीरीज है वो इसी लेक्चर के अंदर पूरी पूरी कंप्लीट करने वाला हूँ। तो थोड़ा बहुत मतलब ध्यान लगा के सिर्फ सुनना है आपके पास, बाकी जो आपके नोट्स लिखोगे उस नोट्स से आप समझ जाओगे कि भाई सर ने क्या क्या समझाया है। देखिए टाइम सीरीज नाम से पता चल रहा है कि टाइम सीरीज मतलब जो टाइम की एक श्रेणी होती है आपके पास, मतलब बहुत सारा समय दे रखा है, आपकी घटनाओं का समय दे रखा है। और आपको कह दिया जाए कि मतलब भविष्य के अंदर मतलब इस घटना के आधार पर आप कुछ अनुमान लगा सकते हैं, तो आप कह दोगे कि मतलब हाँ, मेरे पास जो पीछे की जो टाइम सीरीज है, तो पीछे का मेरे पास टाइम है, उस घटनाओं से मैं भविष्य के बारे में घटना का पता लगा सकता हूँ। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ये घटना घटना आप समझ में नहीं, एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज करिए कि आप इस एएसओ एग्जाम से देने से पहले आपने बहुत सारे एग्जाम दे लिए। बहुत सारे एग्जामों का आपके पास हो गया डाटा, मतलब इस नंबर, मतलब इस एग्जाम के अंदर मेरे इतने नंबर रहे, इस एग्जाम के अंदर मैं इतने नंबर प्राप्त किए, इस एग्जाम के अंदर मैंने इतने नंबर प्राप्त किए। अब उन डाटाओं को जब आप उपयोग करोगे कि भाई आपने मतलब 10 या 15 एग्जाम इस एएसओ एग्जाम से पहले एग्जाम दे दिए और उन एग्जामों के आप डाटा देखोगे कि मैं इस एग्जाम के अंदर में 1 नंबर से रहा, मैं 1.5 नंबर से रहा, मैं पॉइंट 1 से रहा। जैसे भी बंदे होते हैं जो पॉइंट 1 से भी रहते हैं, मतलब वो उन डाटाओं को मतलब उन नंबरों को देखेगा तो मतलब उसका एनालिसिस करेगा कि मुझे एएसओ के अंदर इतना पढ़ना है कि इन नंबरों से मैं ज्यादा ले आऊं, या 1 नंबर या 2 नंबर से मैं नहीं रह पाऊं। मतलब आपके पास डाटा दे दिया, समय आपके पास है, उनका आप एनालिसिस करोगे कि भाई भविष्य के अंदर क्या करना है, और इन फ्यूचर में मतलब किस रणनीति से बढ़ाऊं कि भाई मेरा मतलब प्रॉफिट हो जाए। तो ये तमाम चीजें मतलब आपके पास काल श्रेणी के अंदर आती है, जो घटना घटित होने का अनुमान भी लगा सकती है, उसका अवलोकन कर सकती है टाइम का कि भाई आगे इन फ्यूचर के अंदर मैं कौन सा कदम उठाऊं, या इन फ्यूचर के अंदर इसकी जो वैल्यू होगी वो मेरे इतने इतने मार्क्स आएंगे, कोई भी एग्जाम दूंगा इसके अंदर इतने मार्क आएंगे, इस हिसाब से तैयारी करूंगा, किस हिसाब से मार्क आएंगे, क्योंकि आपने पीछे वाला एग्जाम का डाटा है आपके पास। कि मैंने जैसे सपोज कीजिए आप कोई भी एक वीडियो के अंदर फेल हो गया, वीडियो का एग्जाम था और उसके अंदर फेल हो गया, उसके अंदर फेल होने की वजह मतलब 1 या 2 नंबर से हो रहा, उसके पास वो डाटा है। अब उस डाटा पर वो एनालिसिस करेगा कि मैं वीडियो एग्जाम के अंदर मैंने इतना इतना पढ़ा, इसके बावजूद मैं 1 नंबर का रह गया, फिर आगे वाले एएसओ के अंदर मैं इतना पढ़ूंगा और 1 नंबर से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये एनालिसिस किया ना आपने कि भाई पिछले वाले एग्जामों के आधार पर, तो यही मैंने डेफिनेशन के अंदर लिखा है। परिभाषा के अंदर मैंने यही लिखा है कि सांख्यिकी समूहों का वे समूह है जिसको समय के लगातार फैलाव के साथ साथ संकलित या अवलोकित किया जाता है, काल श्रेणी कहलाती है। ये पता चल गया आपके पास बहुत सारे डाटा होंगे, उस डाटा को आपके पास समय के साथ एनालिसिस करना, ये आपके पास काल श्रेणी कहलाती है। और काल श्रेणी के अंदर हमें ये भी मालूम है कि टाइम आपके पास इंडिपेंडेंट होता है, मतलब टाइम आपके पास स्वतंत्र चर होता है। टाइम की वैल्यू आपके पास बदलती जाएगी, आपकी घटनाओं की वैल्यू आपके पास ऑटोमेटिक बदलती जाएगी। जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे आपके पास मतलब घटना बदलती जाएगी, घटनाओं का रिजल्ट है वो आपके पास बदलता जाएगा। फिर इस काल श्रेणी का जो पीछे मतलब पर्पज क्या होता है, कि हम पढ़ने का क्या पर्पज होता है, और ये मैंने आपको अभी बताया कि भाई आपको मतलब इन फ्यूचर के अंदर जो भी कदम उठाना, वो कदम उठाने के लिए मतलब काल श्रेणी का जो अवलोकन करना वो जरूरी है।
उसी के लिए होता है। तो मैंने उद्देश्य यहाँ पर लिखा है कि सामयिक परिवर्तनों के अनुभव प्राप्त करना, जो आपके बीत चुके हैं उनका पास आपके डाटा है तो उनसे आप अनुभव प्राप्त करना है। भविष्य के बारे में पूर्वानुमान लगाना, बिल्कुल भविष्य के बारे में जो भी आपके पास घटनाएं होगी उस घटनाओं का आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि मैं भविष्य में ऐसा मैं करूँ तो ऐसा मतलब ऐसी घटना घटित हो सकती है। व्यापार चक्रों का अनुमान लगाना, और इसका अधिकांश बिजनेसमैन ही यूज करते हैं टाइम सीरीज का। आप भी एक मतलब बिजनेसमैन ही तो हो। ये भाई शेयर मार्केट या आप एग्जाम के अंदर अपना टाइम टाइम दे रहे हो, अपना मतलब समय तो दे रहे हो ना, मतलब जब इंपॉर्टेंट समय दे रहे हो तब उसका जब देखा पाएगा तो वो क्या हुआ, बिजनेस ही तो आने के भाई आपको प्रॉफिट हुआ आपको लॉस हुआ, ये बिजनेस का खेल है कि भाई इन फ्यूचर आप मतलब इस पैसों के लिए इतना टाइम आपने मतलब डाला है तो क्या इसका मतलब मेरे को आउटपुट इससे ज्यादा मिलेगा, तो ये क्या हुआ, ये आपके पास बिजनेस की तरह तो होगा। व्यापार चक्रों को अनुमानित लगाया जा सकता है। परस्पर अन्य श्रेणियों की तुलना की जा सकती है, बिल्कुल भी श्रेणी की तुलना हम कर सकते हैं समय के साथ, मतलब समय के साथ तुलना ही तो कर रहे हैं। मोटा मोटे के ऊपर काल श्रेणी का यही है कि हम समय के साथ तुलना कर सकते हैं। हम भविष्य के अंदर कुछ भी अनुमान लगा सकते हैं, इसी समय की घटनाओं से हम सीख के मतलब कुछ अनुमान लगा सकते हैं, तो वहां पर हम टाइम सीरीज का उपयोग करते हैं। अब जो इसके अंदर जो जहां से अब क्वेश्चन आते हैं ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन आप कोई नहीं पूछेगा कि टाइम सीरीज क्या होती है, कभी ये नहीं पूछेगा कि भाई आपके पास टाइम सीरीज की डेफिनेशन बताओ, नहीं पूछेगा। हाँ, यहाँ से ये पूछ सकता है कि टाइम सीरीज के अंदर स्वतंत्र चर क्या होता है, तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट चीज होगी, स्वतंत्र चर समय होता है, क्योंकि जब समय की बात कर रहे हैं तो समय होता है भाई, बात भी समय की कर रहे हैं तो स्वतंत्र चर भी समय ही होगा ना। काल श्रेणी उद्देश्य कोई नहीं पूछेगा, कई बार पूछ भी लिया जाए तो उसमें उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन ही ट्रू होता है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लगाए थे तो उन क्वेश्चनों में अंदर जो काल श्रेणी के जो उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों से लेकर आपके पास क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर लास्ट में यही दे रखा होता है उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हमारे लगाना है, क्योंकि ये आपके उद्देश्य पढ़ रहे हैं। समय श्रेणी हमारे इन फ्यूचर के अंदर जो भी हम इवेंट करेंगे उसका अनुमान लगाया जा सकता है, ये मोटे मोटे के ऊपर काल श्रेणी का आपको पता होना चाहिए। अब जो काल श्रेणी के जो घटक होते हैं, घटकों से आपके पास जो अब ये जो स्लाइड दिख रही है ना आपको, ये इस स्लाइड से आपके 100% क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ से बनते हैं। और इस एग्जाम के अंदर एएसओ के अंदर आपके पास इससे 2 या 3 क्वेश्चन ही आएंगे। 2 या 3 क्वेश्चन या तो फिर जो अभी ये स्लाइड है ना काल श्रेणी के घटक, या फिर यहाँ से पढ़ेंगे या फिर एक और टॉपिक बता दूंगा वहां से पढ़ेंगे। दो ही प्रकार के होते हैं, या तो फिर आपके पास जब जब आपके दीर्घकालीन प्रवृत्ति जब न्यूनतम वर्ग विधि पढ़ेंगे ना, तब न्यूनतम वर्ग विधि से भी आपके पास मतलब एक मासिक उपनति रेखा है तो मतलब इसको अर्धमासिक में बदलिए, मासिक में बदलिए, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर ये पूछा जा सकता है कि इसके घटक कितने होते हैं, 4 घटक होते हैं, 4 घटकों में सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति ज्ञात करने की कौन कौन से मेथड है, तो इन मेथडों के नाम आपको रटे हुए होने चाहिए। मौसमी मौसमी विचरण ज्ञात करने के लिए कौन कौन से होता है, यहाँ से आपको रटे हुए होने चाहिए। मतलब इस स्लाइड से आपके पास 100% क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए मैं इस स्लाइड को मैं एक बार के लिए आपको समझा देता हूँ। काल श्रेणी के घटक कितने होते हैं, काल श्रेणी के घटक होते हैं 4, जिसमें से पहला घटक है सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति, या इसको उपनति भी बोला जाता है, प्रवृत्ति बोल दो उपनति बोल दो। तो सुदीर्घकालीन मतलब इसका मैं यहीं पे आपके पास एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपके पास नीचे जो थ्योरी लिखी हुई है उस थ्योरी को आपके पास मैं एक बार पढ़ के सुना दूंगा। सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति क्या होती है, उपनति क्या होती है, आपके पास व्यापार कहा जाता है, उपनति कह दो व्यापार कह दो। सुदीर्घकालीन मतलब बहुत सारे समय मतलब लॉन्ग पीरियड की वजह से जो व्यापार इनके अंदर जो परिवर्तन होता है उसके आधार पर हम उसको कहते हैं सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति या उपनति। भाई बहुत सारा आपके पास मतलब टाइम दे रखा है आपने, मतलब 2011 के अंदर एक एग्जाम दिया और एग्जाम आप अब दे रहे हो, उसका जो एनालिसिस करोगे वो किसके अंदर हो गया, वो सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति के अंदर आ गया। मैं एग्जाम का ही एग्जाम्पल लेके यहाँ पर आपको समझाऊंगा। तो कोई बंदा 2011 के अंदर एक कोई भी एग्जाम दिया और वो अब एग्जाम दे रहा है 2025 के अंदर एएसओ का, तो वो उसके लिए क्या हो गया, टाइम पीरियड बहुत हो गया। वो टाइम पीरियड से बहुत ज्यादा एनालिसिस करेगा कि भाई अच्छा इतनी वहां पर एग्जाम दिया, अब मैं यहाँ पर एग्जाम दूंगा तो फिर मतलब इतनी घटनाओं को किसके अंदर टाइम बहुत हो गया, तो ये टाइम जिसमें ज्यादा लगता है वो होता है सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति। सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति को ज्ञात करने के लिए 4 मेथड दे रखे, एक तो मुक्त हस्त वक्र रीति के द्वारा, रीति कह दो या विधि के द्वारा कह दो, मुक्त हस्त वक्र विधि, अर्ध मध्यक विधि, तल माध्य विधि, न्यूनतम वर्ग विधि। ये क्या होती है मैं इसको अभी आपके डीपली पढ़ाऊंगा कि भाई नीचे नीचे क्या, नीचे मैंने नोट्स लिखे हैं सारे के सारे। फिर आता है मौसमी वितरण, इसका दूसरा घटक है मौसमी वितरण या ऋतुनिष्ठ कह सकता हूँ, इसको ज्ञात करने के भी 4 मेथड है। सरल माध्ययों की रीति, प्रवृत्ति अनुपात विधि, चल माध्य अनुपात विधि। यहाँ पर देखो चल माध्य विधि है और यहाँ पर चल माध्य अनुपात विधि है, ये ध्यान रखना, आप जब क्वेश्चन आएगा तब आपके पास मतलब कंफ्यूज हो जाओगे आप। फिर चौथी विधि आती है श्रृंखला मूल्य अनुपात विधि। फिर आता है चक्रीय उच्चावन, चक्रीय उच्चावन को ज्ञात करने के लिए कितनी होती है, अवशिष्ट विधि, रिफरेंस साइकिल,
डायरेक्ट परसेंटेज वेरिएशन और हरात्मक विश्लेषण, इसके भी चार होते हैं। फिर आता है अनियमित या देय उच्चावन विधि, इसको वेरिएंट डिफरेंस मेथड के द्वारा भी ज्ञात किया जाता है। तो अब इसको मैं यहीं पे थोड़ा मोटा मोटा बताता हूँ। सुदीर्घकालीन मैंने बता दिया है कि लंबे टाइम की वजह से जो जो परिवर्तन आता है मतलब व्यापार के अंदर, उसको कहा जाता है सुदीर्घकालीन। ऋतुनिष्ठ मतलब किसी मौसम की वजह से किसी व्यापार के अंदर जो परिवर्तन आता है उसको हम मौसमी वितरण कहते हैं। जैसे मौसम वितरण, जैसे आपकी एएसओ के 2-3 महीने पहले आप बहुत ज्यादा पढ़ाई करने लगे, तो वो क्या हो गया, मौसमी वितरण, क्योंकि आपके इस एग्जाम की वजह से आप पढ़ाई कर रहे हो। सुदीर्घकालीन मतलब आप बहुत लंबे टाइम से पढ़ाई कर रहे हो। और चक्रीय उच्चावन मतलब ये अधिकतर व्यापार के अंदर काम लिया जाता है, और ये एग्जाम के अंदर भी देख सकते हो आप। चक्रीय उच्चावन जब आपके एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है तब आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो ना कि भाई नोटिस आया है, फिर आप धीरे धीरे उसके अंदर कदम रखते हो, फिर आप थोड़े मतलब डिप्रेशन में जाने लगते हो। फिर आप डिप्रेशन में जो ही एग्जाम आते हो तो मतलब एग्जाम 20 दिन रहते हो, फिर आप और ज्यादा अपनी मेहनत करते हो, और फिर आपके मतलब पुनरुत्थान हो जाता है, मतलब फिर आप बाहर इस एग्जाम से मतलब फाइट करने की कोशिश कर लेते हो। तो ये आपके पास चक्रीय उच्चावन, आपके पास इस एग्जाम से आप एग्जाम्पल समझ सकते हो। मैं नीचे और समझाऊंगा नीचे, पर यहाँ पर मोटा मोटे के लिए चक्रीय उच्चावन व्यापार के अंदर काम आता है। और अनियमित या देय उच्चावन का मतलब होता है कि भाई अचानक जो भी परिस्थिति आ गई उसकी वजह से यदि व्यापार के अंदर परिवर्तन हुआ है तो वो आपके पास अनियमित हो जाता है। जैसे कोई बंदा एएसओ का एग्जाम दे रहा है और उसके सपोज कीजिए कि उसके घर के अंदर, भगवान ना करे ऐसा हो, पर उसके घर के अंदर कुछ भी सपोज करो कि मतलब अनहोनी हो गई, तो उसके एग्जाम की तैयारी करेगा या फिर वो उस सिचुएशन को हैंडल करेगा। तो वैसे जैसे मतलब प्रॉब्लम आ जाती है ना, वो आपके पास अनियमित या फिर देय उच्चावचन के अंदर आ जाती है। चलिए मैं सबसे पहले लेता हूँ शुद्ध दीर्घकालीन प्रवृत्ति या उपनति। शुद्ध, अब इनको मैं सिर्फ डेफिनेशन में सिर्फ ये जो नोट्स है वो पढ़ पढ़ के बताऊंगा आपको। दीर्घकालीन में श्रेणी में होने वाले परिवर्तनों को सामान्य प्रवृत्ति या उपनति या ट्रेंड कहा जाता है। मतलब दीर्घकालीन के अंदर जो श्रेणी के अंदर जो परिवर्तन होते, श्रेणी आपको दे रखी होगी, टाइम टाइम सीरीज आपको डाटा दे रखे होंगे, उसके अंदर लंबे समय के अंदर जो परिवर्तन होते हैं उसको आप उपनति कह सकते हो या फिर इसको ट्रेंड कह सकते हो, व्यापार कह सकते हो। उपनति हमेशा एक ही दिशा में या तो वृद्धि की ओर या फिर ह्रास की ओर होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। उपनति उन्नति कह दो, व्यापार कह दो, या शुद्ध दीर्घकालीन प्रवृत्ति हमेशा एक ही दिशा में होती है, या तो फिर इसमें वृद्धि होगी या फिर इसमें ह्रास होगी। उपनति न तो आकस्मिक होती है और न ही क्षणिक होती है, बल्कि यह तो दीर्घकालीन प्रवृत्ति का सारांश है। यहाँ से चीज समझे, मोटा मोटी तौर पर आपको यही याद रखना है कि शुद्ध दीर्घकालीन प्रवृत्ति एक ही दिशा में होती है। दूसरा आपको यही याद रखना है ये आकस्मिक नहीं होती, मतलब तत्कालीन, मतलब अचानक नहीं होती है। दो चीज हो गई। फिर इसको ज्ञात करने की जो विधियां हैं उसमें सबसे पहली जो मेथड है वो है मुक्त हस्त विधि। मुक्त हस्त विधि मतलब आपने जो भी एक ग्राफ बनाओगे, आपके पास डाटा दे रखा होगा, आपके पास सालों के मतलब आपके पास मतलब ईयर्स ईयर दे रखे हो, मतलब वर्ष दे रखे होंगे, उसके सामने आपके पास डाटा दे रखा, कोई भी व्यापार का डाटा दे रखा होगा, आप उसको मतलब ग्राफ के अंदर डोनेट करोगे और एक मतलब रेखा रेखा अपने इच्छा अनुसार मतलब खींच दोगे कि भाई व्यापार जैसे है कि मतलब 5 में बचा पड़ता है, तो वो मतलब एक पेज के अंदर कैसे कैसे चित्र बनाते हो, वैसे भी आप मतलब मुक्त हस्त विधि से मतलब बिना किसी मतलब जोर या मतलब कोई मतलब उद्देश्य पूर्वक रखते हुए, बिना उद्देश्य पूर्वक रखते हुए एक रेखा खींच देते हैं, तो उसको मुक्त हस्त विधि कहा जाता है। जैसे कैसे, जैसे 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 सपोज कीजिए आपके पास मतलब बहुत सारे डाटा हो गए, यहाँ पर भी आपके पास साल सन सन 1992, 93, 94, 95, 96, 97 दे रखे, और यहाँ पर आपके पास डाटा की वैल्यू दे रखी है, उन डाटा समय आपके पास ग्राफ हो गए, तो आप मतलब ऐसे कैसे भी आप मतलब मुक्त हस्त विधि से आप रेखा खींचते हो, उसको कहा जाता है मुक्त हस्त विधि। याद रखना है, कोई ये नहीं पूछेगा मुक्त हस्त विधि क्या होती है। तो ये विधि आप खुद खींच रहे हो तो मतलब इसके अंदर व्यक्तिगत पूर्वाग्रह या फिर पक्षपात ग्रसित होती है, बिल्कुल भी आपकी इच्छा अनुसार आप कैसे भी लाइन खींच सकते हो, इसमें शुद्धता का अभाव होता है, बिल्कुल भी होता है। फिर आता है कि अर्धमध्यक रीति। अर्धमध्यक रीति क्या होती है कि मतलब इसके अंदर जो आपके पास टाइम सीरीज दे रखे होते हैं, उस टाइम सीरीज को आपके पास दो भागों के अंदर बांट लेते हैं, और दो भागों में बांट कर उसका माध्य निकाल लेते हैं, और जैसे ही उसका माध्य निकाला जाता है तो फिर उस माध्यम को आपके पास उस ग्राफ के अंदर डॉटेड कर देते हैं, और फिर एक सीधी रेखा खींच देते हैं, तो उससे आपके पास अर्धमध्यक रीति के द्वारा जो उपनति रेखा प्राप्त होती है वो ऐसे प्राप्त हो जाती है। जैसे अर्धमध्यक रीति, समय को दो बराबर भागों में बांटकर उपनति रेखा प्राप्त करना, ये मैंने बता दिया। आपके पास समय दे रखा होगा, एक साइड आपके पास मतलब साल दे रखा हो, एक साइड आपके पास उसका, ये सपोज करिए आपके पास मतलब एक टेबल, आपके पास एक टेबल दे रखी होगी, मैं नीचे एग्जांपल लिया हूँ शायद। जैसे जैसे देखो यहाँ पर आपके पास इस प्रकार टेबल दे रखी होगी, एक वर्ष दे रखा होगा, एक उत्पादन दे रखा होगा। अब आपके पास अर्धमध्यक रीति लगाना है, तो आपके पास मतलब कितने कितने डाटा दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 10 दे रखे हैं, तो ऊपर नीचे वाले 5 ले लिए और ऊपर वाले 5 ले लिए, इनका जो औसत होगा उनको एक निकाल लिया, और औसत निकालने पर जो वैल्यू प्राप्त हुई उसको मैं एक ग्राफ के अंदर लिख लूंगा, और जैसे ही मैं आपके पास ग्राफ उनका मैं ग्राफ खींचूंगा,
सपोज करिए मेरे मेरे पास दो बिंदु प्राप्त हुए, तो मैं इन दो बिंदु को एक सीधी रेखा के द्वारा मिला दूंगा। जैसे सीधी रेखा मिलाया तो ये आपके पास उपनति रेखा प्राप्त होगी। अर्धमध्य रीति आपको समझ में आ गई होगी। ये मुक्त हस्त रीति से ज्यादा अच्छी है, बिल्कुल भी मुक्त हस्त रीति से अच्छी है, व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से मुक्त होती है, भविष्य में उपनति का अनुमान लगा सकते हैं यदि रेखा रेखीय होती है। यदि रेखा मतलब ऐसे रेखा लाइन ऐसे सीधी हो तो हम भविष्य के बारे में बता सकते हैं कि भाई 2026-27 के अंदर कितनी होगी, क्योंकि रेखा ऐसे जाएगी तो हम बता देंगे कि मतलब इसके अंदर इतनी होगी। या फिर कोई भी रेखा ऐसी ऐसे खींचने पर मतलब दो पॉइंट मतलब औसत निकालना और औसत निकालने के बाद दो पॉइंट ऐसे आए और उनको मिला दिया तो इसका मतलब हो गया कि मतलब भविष्य के बारे में हम बता सकते हैं। समझ गए। अब इसमें मतलब समझाने वाली बात मतलब इस टाइम सीरीज के अंदर जो समझाने वाली बात होगी वो मैं समझा दूंगा, बाकी आपके पास नोट्स है वो आपको लिखने और पढ़ने पड़ेंगे। इसके मतलब इस अर्धमैथिक रीति के दोष भी हैं, श्रेणी का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करती, मतलब पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करती। ऑब्वियसली बात है, दो ही वैल्यू निकालते हैं हम, पूरा पूरा प्रतिनिधित्व नहीं करती है, सिर्फ दो वैल्यू निकालते हैं। ऊपर वाली सीरीज को आधा कर लिया, नीचे वाली सीरीज को आधा कर लिया और आधा करते ही मतलब उनका औसत निकालना, औसत निकालते ही मैंने ग्राफ के अंदर दो बिंदु दर्शा दिए और उसको सीधी रेखा के द्वारा बता दिया। तो पूरी वैल्यू तो प्रतिनिधित्व नहीं करती है ना, बस यही सीरीज। फिर आता है तीसरी मेथड आता है चल माध्य विधि के द्वारा। चल माध्य विधि के अंदर क्या होता है, जैसे हमने अर्धमाध्य विधि के अंदर देखा था ना, वैसे ही चल माध्य विधि के अंदर देखना है। इसको सीरीज को मतलब तीन तीन भागों के अंदर मार देते, तीन या पांच, मतलब आपके पास जो भी टाइम दे रखा उस हिसाब से आपके पास औसत निकालना होता है। उन औसत को ग्राफ के अंदर दिखाना है और वैसे ही सीधी रेखा प्राप्त करनी है। इस विधि में पूर्व में निश्चित अवधि के अनुसार चल माध्य निकालते हैं। पूर्व में आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, यदि एग्जाम के समय नहीं दिया होता समय तो 3 और 5 वर्ष लेंगे। चल माध्य की अवधि जितनी अधिक होगी, उपनति रेखा वास्तविक रेखा के वास्तविक मूल्यों से उतनी अधिक दूर होगी। आपको मतलब यहाँ से मतलब एक चीज बता देता हूँ कि भाई जो उपनति रेखा हम निकालते हैं ना, एक तो हमारे पास जो ग्राफ दे रखा होगा उस ग्राफ से हमारे पास मतलब एक्चुअली वैल्यू आपको दे रखी होगी। एक्चुअली वैल्यू से आप ग्राफ बनाओगे ना, आप कुछ भी सपोज करिए आपके पास मतलब उपनति रेखा और अभी अभी आपको मतलब समझ में आएगी। जैसे कीजिए आपके पास मतलब बहुत सारे डाटा डाटा दे रखे हैं, आपने मतलब डाटा दे रखे हैं, उस डाटा से आपके पास मतलब ग्राफ बनाया। सपोज कीजिए ये ग्राफ आपके पास ऐसे बना। सपोज कीजिए आपने जो ओरिजिनल डाटा थे उससे मैंने ग्राफ बनाया और ग्राफ बनाना आपको बहुत अच्छी तरह आता है। फिर मैंने अब मेरे को उपनति रेखा निकाली, मतलब मेरे को उपनति का मतलब होता है मेरे को भविष्य में अनुमान लगाना है कहाँ, इस टाइम सीरीज के द्वारा। तो जैसे ही मैं भविष्य के अंदर अनुमान लगाऊंगा तो आपके पास मतलब कैसे पता चलेगा कि भाई आपके पास यहाँ से मैंने सन लिया, आपके पास 3-3 सालों के मतलब यहाँ पर आपको टाइम टाइम दे रखा सपोज करिए 3 का, तो आपके पास यही एग्जाम ले लो, आपके पास मतलब टाइम 3 का दे रखा, तो मैं 3 वैल्यू लेके उनका औसत निकालूंगा तो उनका औसत आया मेरे पास सपोज करिए 14 आया। अब 14 मेरे पास यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, तो मतलब एक ये जो रेखा मैं प्राप्त करूंगा उस रेखा को आ जाता है उपनति रेखा। ये आपके पास ये तो आपके पास वास्तविक रेखा है, ये आपके पास उपनति रेखा है। अब यही चीज लिखा है कि चल माध्य अवधि में जितनी अधिक होगी, चल माध्य की अवधि मतलब 5, 7, 8, 9, उतनी ही उपनति रेखा मतलब ये रेखा वास्तविक रेखा से दूर हटती जाएगी, ये वास्तविक रेखा से दूर हटती जाएगी। ये तो हमें भी पता है कि जैसे जैसे डाटाओं के यदि आप औसत निकालोगे उतनी ही ज्यादा औसत औसत आएगा। डाटाओं के जब वैल्यू योग योग ज्यादा होगा, जब योग ज्यादा होगा तो उसकी जो वैल्यू होगी वो ज्यादा आएगी, तो वैल्यू ज्यादा आएगी तो वास्तविक वास्तविक वैल्यू से तो वैसे ही दूर हटती जाएगी। ये सबसे ज्यादा इसके अंदर इंपॉर्टेंट वाली बात है। गुण और दोष बहुत कम पूछते हैं, फिर एक बार पढ़ देता हूँ। काल श्रेणी में यदि स्पष्ट संख्या की अवधिक उच्चावल हो तो ये विधि सर्वोत्तम सर्वोत्तम होती है। मतलब आपके पास यदि टाइम यदि आपके पास फिक्स दे रखा है तो ये विधि सबसे बेस्ट है। व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से मुक्त होती है। व्यक्तिगत मतलब आपके पास ऐसे नहीं है कि आपने मतलब अपने स्वार्थ के लिए मतलब कैसे भी ग्राफ बना दिया, ऐसा ग्राफ आप नहीं बना सकते हो। ये विधि अल्पकालीन उच्चावदन जैसे मौसमी और चक्रीय को विलोपन कर देती है बिल्कुल भी। इसका दोष क्या है कि ये विधि सभी मूल्यों की उपनति प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि आरंभ तथा अंत में कुछ समय स्वतः ही छूट जाते हैं। अब कैसे छूटेंगे ये मैं बता दूंगा आपको। इसके द्वारा भविष्य में उपनति या अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ये आपके दोष है और गुण है, इनको आपको नोट्स बनाओ और इनको पढ़ना पड़ेगा। जहां पर समझाने वाली चीज होगी मैं समझा दूंगा, बाकी सब जगह पढ़ूंगा मैं बस। जैसे इस एग्जाम्पल को समझना है तो ये एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में आता है कि जैसे आपके पास वर्ष दे रखा है, उत्पादन दे रखा है, फिर ऐसे पूछ लिया जाता है कि 3 ईयर के ऊपर चल माध्य विधि के द्वारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपने 3 साल के लिए पूछा है तो 3 साल के लिए पूछा है तो आपके पास 3 साल के अंदर 12 से स्टार्ट करोगे और 18 तक जाओगे, फिर इनका योग करके फिर इनका औसत निकालोगे, मेरे पास 14 आ गया। फिर इसी प्रकार से अगले वाले 12 से स्टार्ट होंगे और 9 तक जाएंगे, फिर आगे वाले मतलब 3-3 डाटा हम लेते जाएंगे और उनका औसत निकालते जाएंगे। ऐसे सपोज करिए मेरे पास 4 साल के लिए पूछ लिया जाए, 4 साल के लिए पूछ लिया जाए, इसमें क्या होगा हम 4-4 सालों का औसत निकाल लेंगे। तो जो डाटा मिलता है उसी के आधार पर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। आप क्वेश्चन जब और ज्यादा मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इससे यहाँ से ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं क्या। अब फिर मैंने कहा कि इसके अंदर सौते डाटा कैसे छूट जाते हैं, तो सपोज करिए मैंने 5-5 लिए, तो यहाँ से एक छह ले लिए सपोज करिए मैंने
7-7 सालों के लिए ले लिया, तो 7-7 सालों के लिए ले लिया, मतलब 7 साल के तो मतलब एक ही औसत आएगा, दूसरा औसत तो आएगा ही नहीं। अब बताओ दूसरा औसत कहाँ से लूंगा, मतलब ऑटोमेटिक डाटा छूट गए ना, यहाँ पर मेरे 3 डाटा तो वैसे ही छूट गए, इसमें मेरे एक ही बिंदु पर रब्त होगा जब मैं 7 साल के लिए लूंगा। ऐसे मतलब, ऐसे आपके पास मतलब वैल्यू ऑटोमेटिक छूट जाते हैं। देखिए ये मैं थ्योरी पढ़ रहा हूँ और मेरे को तो ये चीजें समझ में आई हुई है, अब मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मतलब इसके अंदर या तो फिर ये से हो सकता है आप अपने नोट्स लिखो और उन नोट्स में को ये देखिए, अच्छा सर ने ये बोला है, थोड़ा बहुत 10% भी समझ में आ जाता तो मतलब मान के चलना कि आपके पास बहुत ज्यादा समझ में आ गया है। तभी मेरा ये लेक्चर बनाने का मतलब पर्पज अच्छा होगा कि भाई आपके 10% समझ में आ गया, और नोट्स आपको पता है कि मैं कंटेंट आपको अच्छा दे रहा हूँ, इस बात में मेरे को भी कोई दो राय नहीं है। फिर जो चौथी विधि आती है वो आती है न्यूनतम वर्ग विधि। ये विधि निम्न निम्न रेखा के द्वारा आधारित होती है। ये आपके पास रेखा का जो इक्वेशन इक्वेशन दे रखी है वो ये है, और यहाँ पर जो y है जो इसको उपनति वैल्यू वैल्यू बोला जाता है, और इसको आपके पास x होती है, वो आपके पास समय की इकाई है। हमने न्यूनतम वर्ग विधि आपके पास मतलब प्रतिगमन गुणांक के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ी है। यहाँ पर ए और बी की वैल्यू मेरे को निकालनी पड़ेगी, और ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए वैसे भी मैंने दो इक्वेशन आपके पास प्रतिगमन गुणांक के अंदर के न्यूनतम वर्ग विधि बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, और वहां से हम यहाँ पर भी वैसे ही निकालेंगे वैल्यू की वैल्यू। अब न्यूनतम वर्ग विधि के अंदर ये उपनति ज्ञात करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? न्यूनतम वर्ग विधि। यहाँ से क्वेश्चन ऐसा आएगा कि मतलब उपनति ज्ञात करने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो वो है कौन सी? न्यूनतम वर्ग विधि। और इसके द्वारा भविष्य में उपनति का अनुमान लगाया जा सकता है, बिल्कुल भी लगाया जा सकता है। ये विधि मौसमी चक्रीय अनियमित विचलनों के प्रभाव को अनदेखा कर देती है। ये आपके पास दोष है। न्यूनतम वर्ग विधि में कौन सा वक्र फिट किया जाए ये भी ज्ञात करना आसान नहीं है, मतलब इसके अंदर आपके पास इसके द्वारा ग्राफ के द्वारा नहीं बता सकते, बाकी तीन जो मेथड थे उसके द्वारा आप ग्राफ के द्वारा बताया जा सकते थे। फिर जो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट इस टाइम सीरीज के अंदर इस पार्ट के बाद में जो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है यहाँ से। चार ही क्वेश्चन बनेंगे, मैं 4 क्वेश्चन बनाऊंगा इसके अंदर। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि घटक कितने होते हैं, ऋतुनिष्ठ मौसम वितरण ज्ञात ज्ञात करने कौन कौन सी मेथड होते हैं, ये ज्ञात होने चाहिए। इन मेथडों का आपके पास नाम पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ से है। ये चीज क्लियर हो गई आपको? चक्रीय उच्च वजन का नाम पूछ लेगा और कौन सी विधि होगी, तो ये यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से थे। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आएगा आपके पास, चल माध्य रीति के द्वारा ऐसा डाटा डाटा दे दिया जाएगा और बता पूछा जाएगा कि 3 साल के लिए मतलब चल माध्य विधि से कौन सा मतलब कौन सा ऑप्शन उपयुक्त है। तो आप कैसे करोगे, मतलब शुरुआत में मतलब 3 लोगे, फिर उनको औसत निकालोगे लास्ट, फिर उसके बाद वाले 3 लोगे, इसके बाद वाले 3 लोगे, ऐसे ऐसे आपको औसत निकालता रहना पड़ेगा। फिर न्यूनतम वर्ग विधि का जो ये क्वेश्चन यहाँ से, अब ये जो तीसरा क्वेश्चन है वो आएगा आपके पास यहाँ से। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से कैसे आएगा, देखिए उपनति रेखा में मूल बिंदु में परिवर्तन करने पर क्या फर्क पड़ता है, मूल बिंदु परिवर्तन करने पर जो उपनति रेखा के समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा आता है, यदि आपको टाइप ज्ञान रख लेना है, सिलेक्शन होने वाला सिर्फ आपको क्वेश्चन याद रखता है, वो ये नहीं अब यह बताओ आपको पहले वो क्यों याद रखेगा, बताओ। आप जो मैथ वाला जो एएसओ की वैकेंसी शीट खाएगा उसको स्टेटिस्टिक्स से क्या लेना देना, बताओ। वो कभी पढ़ा भी नहीं, मतलब उसने उसने स्टेटिस्टिक्स ये टाइम सीरीज कब पढ़ी, कभी नहीं पढ़ी। मैंने मैथ से एमएससी किया, मैंने तो कभी ऐसे कहीं पर भी नहीं पढ़ा कि टाइम सीरीज क्या होती है। ये स्टेटिस्टिक्स जिसने एमएससी किया वो जरूर ये चीजें पढ़ता है कि भाई हाँ। और ये भी आपको पता है कि मतलब 2001 में सपोज कीजिए, मतलब यदि y आपके पास मतलब इक्वेशन दे रखी है, उपनति रेखा है जिसका मूल बिंदु 2004 है, तो मूल बिंदु में बदलकर 2001 कर दिया जाए तो उपनति रेखा का समीकरण क्या होगा। इसका सीधा सा आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 2004 आपके पास मूल बिंदु दे रखा है, और 2004 से आपके पास 2001 कर रखा है। तो 2004 से 2001 आपके पास कर रखा है, तो मतलब 2004 से एक मतलब 3 साल पीछे गया, तो जैसे ही 3 साल पीछे चला जाता है तो इसके अंदर जो उपनति रेखा समीकरण जो एक्स होता है ना, ये इस एक्स में से मैं 3 घटा दूंगा, पीछे आ रहा हूँ 3 घटा दूंगा। यही बात आपके पास मतलब 2015 के अंदर पूछी जाए, 2015 2004 मेरे पास मूल बिंदु, उससे मैं 2015 के अंदर कन्वर्ट हो रहा हूँ। जैसे ही 2015 के अंदर कन्वर्ट होगा, 2004 से 2015 कितने साल का गैप होगा, 11 साल का। 2015 2004 से आगे मतलब आगे जा रहा है, मतलब पॉजिटिव हो रहा है, तो मतलब यहाँ पर मैं पॉजिटिव लगा दूंगा, पॉजिटिव प्लस 11। अब इसको सोल्व कर लो, जो भी मेरे इक्वेशन बना मिलेगी उस इक्वेशन का वैल्यू हो जाएगी। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि आपको एक रेखा का समीकरण दे दिया जाएगा, और कोई भी उपनति रेखा है, उसमें आपके पास मतलब एक मूल बिंदु दे दिया जाएगा, उस मूल बिंदु की जो हाल होती है वो चेंज कर ली जाती है। जैसे ही हाल चेंज कर लिया तो फिर पूछा जाता है कि नई जो उपनति रेखा है उसका समीकरण क्या होगा, तो नई उपनति रेखा का समीकरण ऐसे ज्ञात किया जाता है। ये समझ में तो आ गया ना कि भाई नई उपनति रेखा का समीकरण कैसे होता है। सपोज कीजिए आपके पास कोई भी एक उपनति रेखा दे दी जाएगी, आपके पास मूल बिंदु दे रखा होगा, और मूल बिंदु को बदलकर आपके पास मूल बिंदु चेंज कर दिया जाएगा, जितने साल या तो फिर ऊपर जाएगा या फिर साल नीचे आएगा।
जितने ऊपर जाएगा तो मैं प्लस कर दूंगा, नीचे आएगा तो उतने ही साल माइनस कर दूंगा। जैसे यहाँ पर लिया है तो मैंने 2004 से 2001 आया तो मैंने 3 साल माइनस, 3 साल का गैप हो गया तो 3 साल मैंने माइनस कर दिया, क्योंकि 2001 2004 से पीछे होती है। फिर आता है दूसरा, ये क्वेश्चन इसी का पार्ट का है, ठीक है ना। तो वार्षिक उपनति रेखा को मासिक, अर्धमासिक, तिमाही उपनति रेखा में बदलना। मानना कि मेरे पास कोई भी एक वार्षिक उपनति रेखा दे रखी है, बिल्कुल भी दे रखी है, इसका आपके पास, इस रेखा को आपके पास मासिक उपनति रेखा के अंदर बदलना है। तो मासिक के अंदर बदलना है तो सारों सारों में 12 का भाग दे दूंगा, ए के अंदर 12 का भाग दे दूंगा, बी के अंदर 12 का भाग दे दूंगा और एक्स के अंदर 12 का भाग दे दूंगा। फिर अगला आता है 6 माही अर्धवार्षिक उपनति रेखा के अंदर बदलना है। तो 6 माही अर्धवार्षिक उपनति रेखा के अंदर बदलना है तो इसका ये होता है कि मतलब एक के, अब की बार अर्धवार्षिक है मतलब 2 बार साल के अंदर कितनी बार भाग होगा, मतलब 6 और 6, मतलब 6 6 महीने को गैप होगा, मतलब 2 बार ही हुआ ना, तो मतलब एक के अंदर मैं 2 का भाग दे दूंगा, बी के अंदर 2 का भाग दे दूंगा, पर एक्स के अंदर हमेशा के लिए 12 का ही भाग लगेगा, ये चीज ध्यान रखना, मतलब एक्स के अंदर हमेशा 12 का भाग लगेगा। तिमाही होता है मतलब साल के अंदर कितने हिस्से हो जाएंगे, 4 हिस्से हो जाएंगे, तो साल के 4 हिस्से हो जाएंगे, मतलब एक के अंदर मैं 4 का भाग दे दूंगा, बी के अंदर 4 का भाग दे दूंगा, पर एक्स के अंदर 12 का भाग रखेगा। तो ये चीजें आपके पास, ये 3 फॉर्मूला आपके पास याद होने चाहिए। फिर मैं आपके पास एक क्वेश्चन लिया हूँ, सपोज कीजिए आपके पास वाई एक उपनति रेखा दे रखी है और वो भी वार्षिक उपनति रेखा दे रखी है। अब इसको मासिक उपनति रेखा के अंदर बदलना है, तो मासिक उपनति रेखा के अंदर बदलना है तो इसका फॉर्मूला क्या है, ए के अंदर 12 का भाग दूंगा, बी के अंदर 12 का भाग दूंगा, एक्स के अंदर 12 का भाग दूंगा। तो 24 के अंदर 12 का भाग दे दिया, 1.44 के अंदर 12 का भाग दे दिया और एक्स के अंदर 12 का भाग दे दिया, तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास ये जो उपनति रेखा प्राप्त हो जाएगी। यहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर जो अगला अगला होता है वो है मौसमी विचरण। मौसमी विचरण का मतलब होता है जलवायु या ऋतु की वजह से परिवर्तनों के कारण जो नियमित उतार चढ़ाव आते हैं उसको मौसमी विचरण कहा जाता है। इसका समय 1 साल या इससे कम होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वर्षा के मौसम में छातों की मांग में वृद्धि। मौसमी विचरण का मतलब होता है वर्षा के मौसम में छातों की मांग की वृद्धि। जैसे आपके पास जब बारिश का टाइम होता है तो अचानक से मतलब आपके पास छातों की जो विक्रय बढ़ जाती है ना, भाई मांग, डिमांड बढ़ जाती है, हर किसी घर को छाता चाहिए, हर किसी बच्चे को मतलब स्कूल जाता है उसके लिए छाता चाहिए, तो मतलब छातों की तो मांग होती है वो वृद्धि हो गई। तो मतलब ऐसे जो जब व्यापार के अंदर ऐसे परिवर्तन होते हैं तो उसको कहा जाता है मौसम, मतलब मौसम की वजह से जो परिवर्तन होते हैं। जैसे आप सर्दी आ गई तो आप क्या करोगे, स्वेटर करोगे, मतलब उन्हीं वस्त्रों की बिक्री हो गई, तो वो आपके पास मतलब किसमें आ जाता है, मौसमी विचरण के अंदर आ जाता है। फिर आपके पास मतलब इसको ज्ञात करने की विधि है। इसको ज्ञात करने की सबसे जो पहली विधि है वो सरल माध्यों की रीति होती है। सरल माध्यों की रीति के अंदर हम मौसमी सूचकांक निकाला जाता है। मौसमी सूचकांक कैसे निकाला जाता है, मौसमी औसत अपॉन सामान्य औसत इंटू 100। अब ये मौसमी औसत और सामान्य औसत कैसे होता है इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। इससे पहले हम एक पॉइंट निकाल लेते हैं कि काल श्रेणी में मौसमी सूचकांकों का योग मौसम की संख्या का 100 गुना के बराबर होता है। काल श्रेणी में मौसमी सूचकांकों का योग मौसम की संख्या का 100 गुना के बराबर होता है। ये कैसे होता है मैं अभी समझाऊंगा। ये विधि अनियमित विचरणों का विलोपन कर देती है। अनियमित विचरणों का विलोपन करना मतलब अनियमित मतलब देव उच्चावचन, जैसे मतलब आकस्मिक होता है ना, जैसे आपको भूकंप की वजह से, तो इन इस प्रकार का जो विचरण होता है उसका विलोपन कर देती है। ये इसका मतलब बेस्ट मतलब गुण है। अब इस विधि को मैं समझाने के लिए एग्जांपल लेता हूँ। आपका मौसम दे रखा है और सालों के साथ आपके पास सीजनल के आधार पर आपके पास जो भी वेरायटी व्यापारी उत्पादन किसी के भी आपके पास वैल्यू दे रखी है। जैसे फर्स्ट मौसम के अंदर 2010 के अंदर 80 बिके, 11 के अंदर 85 बिके और 12 के अंदर 90 बिके। ऐसे 4 मौसम होते हैं सपोज के लिए, शरद ऋतु, शरद ऋतु है, गर्मी ऋतु है, बसंत ऋतु है, और एक और ऋतु है जो आपके पास मतलब बसंत और शरद के बीच में आती है जो। तो अब यहाँ पर आपके पास मतलब पहली सीजन के अंदर सपोज करिए आपके पास शरद ऋतु का आपके पास सबसे पहले उसके अंदर 2080 के अंदर मतलब 2010 के अंदर आपके पास मतलब 80 कपड़े बिके, 11 के अंदर 85 बिके, 12 के अंदर 90 बिके। अब इसका जो औसत लूंगा तो वो हो गया मौसमी औसत। इन सालों का औसत लूंगा उसको कहा जाता है मौसमी औसत, मौसम का औसत। दूसरे के अंदर डाटा आपके पास दे रखे होंगे, इसका मैं औसत लूंगा 40 आएगा। तीसरे मौसम में 200 लूंगा, फिर इसका मैं औसत लूंगा 30 आ जाएंगे। फिर इन मौसमी औसत का यदि मैं औसत निकाल लूं तो उसको कहा जाता है सामान्य औसत। तो यहाँ पर उसको सामान्य औसत मतलब मौसमी औसत का यदि मैं औसत निकाल लूं तो वो आपके पास आ जाता है सामान्य औसत। सामान्य औसत हो गए मेरे 88.75। अब मौसमी सूचकांक कैसे निकाला जाता है, मौसमी औसत मेरे पास 85 है अपॉन सामान्य औसत 88.75 इंटू 100, तो मेरे पास जो ये टोटल बने वो बने 95.77। इसी प्रकार से 45.07, 225.35, 33.80, ये आपके पास मौसमी सूचकांक का वैल्यू आ जाती है। अभी जो मैंने दूसरी टाइम लिखा है काल श्रेणी मौसमी सूचकांक का योग हमेशा मौसम की संख्या का 100 गुना होता है। इनका यदि मैं योग करूंगा तो वो योग हो जाएगा आपके पास 400। तो 400 बाद मैंने क्या देखा कि मेरे पास मौसम कितने हैं, 4। 4 मौसम की संख्या का 100 गुना होता है। मौसम की संख्या 4 इंटू 100 हो गए ना 400। यही है मौसमी सूचकांकों का योग कितना हो गया, 400 हो गए। फिर जो अगली विधि आती है वो आती है प्रवृत्ति अनुपात विधि।
इनके आपके पास मतलब नाम भी याद रख लेना, मोटा मोटी के ऊपर नाम याद रख लेना, बाकी आपके पास मतलब बहुत कम पूछा जाता है कि भाई इसके जो डीपली होते हैं वो। हाँ, एक यहाँ से मतलब यहाँ से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो यहाँ से आ सकता है। देखो पहले मैं एक बार के लिए बता देता हूँ कि भाई प्रवृत्ति अनुपात विधि क्या होती है। ये विधि अनियमित चक्रीय विचरणों को दूर करते थे, सरल माध्य रीति को ज्यादा सही है। सरल माध्य अनुपात विधि क्या है, ये विधि चक्रीय विचरण उपनति को दूर कर देती है। मौसमी विचरण को ज्ञात करने सर्वश्रेष्ठ विधि है, इसमें कुछ वैल्यू शुरुआत और अंत के छूट जाते हैं। श्रृंखला मूल्य अनुपात विधि, ये विधि उपनति को दूर करने के लिए सबसे बेस्ट विधि है, दूर कर देती उपनति और चक्रीय मौसम उस रूप से कम कर देती है। ये आपके पास नोट्स है और इन नोट्स को आप पढ़ लोगे। और अब इसके अंदर जो क्वेश्चन आता है ना वो ये आता है कि प्रवृत्ति अनुपात विधि किसको कम करती है। आपके पास ये याद होना चाहिए कि अनियमित तथा चक्रीय विचरणों को दूर कर देती है। अब ऐसे याद कैसे रहेगा, चल माध्य विधि कैसे याद रहेगा, चक्रीय विचरण और उपनति को दूर कर देती है। तो शुरुआत यहाँ से करनी है। जो सबसे लास्ट में पढ़ा था ना हमने, सबसे लास्ट में क्या पढ़ा, उपनति पढ़ेंगे हम। सबसे लास्ट में जो सबसे लास्ट में लास्ट का जो मेथड है ना वो उपनति है। चक्रीय विचरण के अंदर ये एक दूसरे को कम कर रहे हैं। जैसे सरल माध्य रीति की विधि है वो सबसे पहले अनियमित को दूर करती है, फिर प्रवृत्ति अनुपात विधि है वो अनियमित और चक्रीय को दूर कर देती है, फिर चल माध्य विधि होती है वो चक्रीय और उपनति को दूर कर देती है, और जो लास्ट का श्रृंखला अनुपात है वो उपनति को दूर कर देती है। ऐसे सरल माध्य विधि किसको दूर करेगी, अनियमित को। प्रवृत्ति अनुपात विधि किसको दूर करेगी, चक्रीय और अनियमित को। फिर चल माध्य विधि किसको दूर करेगी, चक्रीय और उपनति को। और फिर श्रृंखला मूल्य अनुपात किसको दूर करेगी, उपनति को। बस यही मैंने, अब नोट्स पढ़ोगे समझ में आ जाएगा आपको, जहाँ तक मुझे लगता है मैंने मेरी तरफ से बेस्ट दिया है। फिर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया कि एक काल श्रेणी में यदि मौसम सूचकांक तीन तिमाह से मतलब मौसम सूचकांक 3 बार दे रखे और 1, 2 और 3 के लिए क्रम से आपके पास मौसमी सूचकांक की वैल्यू दे रखी है, तो चौथा जो मौसम है उसके लिए आपके पास मौसमी सूचकांक की वैल्यू निकालनी है। ये बात हमें भी पता है कि मौसमी सूचकांक की वैल्यू निकालनी है, चौथे मौसमी सूचकांक वैल्यू निकालनी। तो ये हमें मालूम है कि मतलब चौथा मौसमी सूचकांक, 4 मौसम दे रखे हैं तो मौसमी सूचकांकों का योग कितना होगा, 400। ये मैंने बताया है कि मतलब जो मौसमी सूचकांकों का योग होता है वो मौसम की संख्या इंटू 100 होता है, मतलब 400 आपके पास यहाँ पर योग हो जाएगा। 400 बोल दो। यदि यहाँ पर आपके मौसम सूचकांक पॉइंटों में दे रखा है तो टोटल जो योग होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब चारों इन इनका योग लिखूंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लस का फोर्थ। फोर्थ कौन सा है, फोर्थ का सपोज करो मैं एक्स ले लेता हूँ, तो आपके पास क्या करोगे, 0.80 प्लस 0.90 प्लस 0.95 प्लस एक्स इक्वल टू 4। जैसे मैं इन तीनों को निकालूंगा तो आपके पास यहाँ से आपके तिरमास 4 के लिए मौसम सूचकांक के बारे में मतलब आपको बताना है, तो 4 से आप आराम से बता सकते हो कि भाई 4 इधर लिखूंगा मैं, 4 से को घटा दूंगा तो मतलब 1 से ज्यादा आ जाएगा। तिरमास से क्या हो जाएगा, 1 से ज्यादा आ जाएगा। तो ये आपके पास 1 से ज्यादा हो जाएगा, मतलब 1 से ज्यादा हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 से ज्यादा हो जाएगा। अरे कुछ नहीं करना है, 0.80 प्लस 0.90 प्लस 0.95 प्लस का एक्स इक्वल टू 4 लिखना है। ये फोर नहीं है, ये 4 है आपके पास। या फिर ऐसे कर लो, 100 से गुणा कर लो, 400 लिख लो भाई। यहाँ पर कर लो, 100 से गुणा करोगे 80 प्लस 90 प्लस 95 इक्वल प्लस का एक्स इक्वल टू 400। जैसे ही करोगे आपके पास मतलब ये वैल्यू आपके पास 100 से ज्यादा आएगी। पर यहाँ पर आप पॉइंटों में दे रखा है तो फिर वो 1 से ज्यादा ज्यादा हो जाएगी। जब यहाँ पर वैल्यू पॉइंटों से नहीं दे रखी होती तो मैं यहाँ पर लिख लेता कि मतलब 100 से ज्यादा होती ऐसे। बाकी इनका जो योग करके और जो इक्वल जो जितने भी मौसम होते हैं उस मौसम की संख्या से हमारे को मल्टीपल करना, मतलब इस लाइन के ऊपर वो क्वेश्चन है, इतना ज्ञान रखना। बाकी आप समझो कैसे कैसे हैंडल करोगे। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है 4 साल के मासिक समक श्रेणी में फरवरी माह का औसत कितना है, 80। जबकि जबकि सभी महीनों का औसत 110 है। जबकि सभी महीनों का औसत दे रखा है, उसका क्या दे रखा है, सामान्य औसत दे रखा है। और फरवरी माह का औसत दे रखा है, मतलब फरवरी माह का औसत दे रखा है मतलब क्या हो गया, मौसमी सूचकांक निकालने के लिए फरवरी माह का औसत दे रखा है तो मतलब उसका क्या दे रखा है, अरे उसका मौसमी औसत दे रखा है। और सभी महीनों का दे रखा है मतलब उसका सामान्य औसत दे रखा है, इंटू में 100 कर दूंगा, मतलब वो मेरे फरवरी माह का मौसमी सूचकांक प्राप्त हो जाएगा। 80/110 इंटू 100, 72.72। फिर आता है चक्रीय उच्चावचन। चक्रीय उच्चावचन को मैंने आपको समझा दिया। चक्रीय उच्चावचन आपके एग्जाम की तरह होता है। जैसे एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है तो आप जोशीले हो जाते हो, फिर जैसे जैसे तैयारी करते जाते हो तो आपको लगता है कि हम ये एग्जाम पर निकाल नहीं पाएंगे, और फिर आपके धीरे धीरे मतलब आप देखते हो मतलब डिप्रेशन में चले चले जाते हो। फिर डिप्रेशन से आप बाहर आते हैं, मतलब देखते हो हम इस एग्जाम को फाइट करेंगे। तो बस वैसे ही ये चीज़ है। चक्रीय उच्चावचन क्या होता है, एक व्यापार केंद्र होता है। किसी भी व्यवसाय में सामान्य चक्रीय उच्चावचन पाए जाते हैं, और ये चक्रीय उच्चावचन 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले स्मृति होता है, फिर प्रतिसाद होता है, फिर अवसाद होता है, फिर वो पुनरुत्थान करता है।
ये चीजें कई बार पूछे जाते हैं कि चक्रीय उच्चावचन के जो 4 घटक हैं उनके क्रम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ये याद होना चाहिए कि स्मृति होता है, उसके बाद प्रतिसार होता है, उसके बाद अवसाद होता है, उसके बाद पुनरुत्थान होता है। ये चीजें आपके पास याद हो जाएगी ना। फिर होता है कि इस विधियों में सबसे ज्यादा जो काम में ली जाती है वो है अवशिष्ट विधि। बाकी चक्रीय उच्चावचन की जो विधियां हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है कि भाई कौन कौन सी मेथड आपके पास यूज लिया जाता है। हालांकि ये एग्जाम्पल आपके पास यही चीजें याद होनी चाहिए। ये स्लाइड तो आपको 100% याद होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन तो पक्का यहीं से ही आएगा। तो याद होना चाहिए कि अवशिष्ट विधि क्या होती है, रेफरेंस साइकिल क्या होता है, डायरेक्ट परसेंटेज वेरिएंट क्या होता है, हरात्मक विषय, इसको डीपली जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपका एएसओ का एग्जाम है, एग्जाम देख के तैयारी की जाती है। फिर आपके पास यहीं पर मैंने लिखा है कि मतलब चक्रीय उच्चावचन, यहीं पे मैंने लिखा है कि चक्रीय उच्चावचन का समय 1 साल से अधिक होता है, 1 साल से कम किसका होता है, मौसमी विचरण का। और चक्रीय उच्चावचन का 1 साल से ज्यादा होता है। ये 4 चरण मिलकर एक चक्र का पूर्ण करता है, ये हमें मालूम है कि 4 चरण मिलकर पूर्ण करते हैं, और एक पूर्ण चक्र का लगभग 3 से लेकर 11 साल का समय होता है। ये आपको भी पता है कि आपके पास यहाँ पर 1 साल तो हो ही जाएगा ना। जब आपके पास जब नोटिफिकेशन आया था तब आप तेजी से हो गए, तब आपके पास मतलब जोश का समय था, फिर आपने तैयारी शुरू की तो आपके पास मतलब थोड़ा मीडियम का समय था, फिर आपने डिप्रेशन में आ गए और फिर लास्ट के अंदर फिर जोश से भर जाओगे। ऐसा चक्कर पूरा करने में 1 साल से अधिक समय लग जाता है ना। तो बस वही सिलसिला है। अनियमित या देव देव उच्चारण वो मैंने बता दिया कि अनियमित मतलब आकस्मिक या फिर आपके पास बाढ़ भूकंप ऐसे यदि आपके पास कहीं घटना घटित होता है तो उसकी वजह से जो व्यापार के अंदर जो परिवर्तन होता है तो आपको कहा जाता है अनियमित या देव उच्चारण। यहाँ पर मैंने व्यापार और स्टूडेंट का एग्जाम लिया, हालांकि टाइम सीरीज हर जगह काम ली जाती है। इसको वेरिएंट डिफरेंस मेथड से ज्ञात किया जाता है, वो मैंने ऊपर मेथड का नाम लिख दिया, वेरिएंट डिफरेंस मेथड। कई बार पूछा जाता है वेरिएंट डिफरेंस मेथड किसके लिए काम आता है, तो वहां आएगा अनियमित और देव उच्चारण के लिए। फिर लास्ट के अंदर जो ये लेक्चर है, तो मतलब इस लेक्चर के अंदर जो कई बार पूछा जाता है कि काल श्रेणी में गणितीय मॉडल के प्रकार। तो काल श्रेणी में गणितीय मॉडल 3 प्रकार के होते हैं, योज्य, गुणात्मक और मिश्रित। योज्य मॉडल मतलब सारे जो आपने हमने पढ़े थे, मतलब आपके पास उपनति पढ़ा था, सीजनल पढ़ा था, साइकिल पढ़ा था और रैंडम हमने पढ़ा था। उनका जो योग कर दूंगा तो वो मेरे पास योज्य मॉडल होगा, इनका मल्टीपल कर लूंगा तो मेरे पास गुणात्मक मॉडल हो जाएगा। और मिश्रित मॉडल मतलब जिसके अंदर गुणा भी हो और जिसके अंदर जोड़ भी हो, उसको कहा जाता है मिश्रित मॉडल। मतलब में आ गए यहाँ तक है जहां तक मुझे लगता है। और सबसे ज्यादा जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं हम गुणात्मक मॉडल का। ये हो गए आपके पास शॉर्ट्स एंड स्वीट्स नोट्स, जो मैंने आपको एक बार के लिए समझा दिया। मेरी तरफ से मैंने आपको बेस्ट देने की कोशिश की है। फिर भी यदि कहीं पर डाउट है तो वो मेरे को पूछ सकते हो। पूछने के अंदर कोई गिला नहीं है, ग्रुप के अंदर पूछ लेगा, मैं ग्रुप के अंदर मैं खुद एक्टिव रहता हूँ, वहां पर आपको 5% आपके वैसे का सोल्यूशन मिल जाएगा। चलिए, तब तक के लिए आप वेट कीजिए अगले लेक्चर का। इस लेक्चर को उतारिए मतलब नोट्सों के अंदर और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, धन्यवाद।